आज हम 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पोषण एवं पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे पार्ट 9। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक अध्ययन कर लिए हैं। तो आज अध्ययन करेंगे हम लोग पार्ट 9 को। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पोषण एवं पाचन तंत्र। ये बायोलॉजी का कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, ये सब पहले कहने चाहिए पहले 12वीं के सिलेबस में थे, और जब कहना चाहिए 2 साल पहले सिलेबस को अपडेट किया गया। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सब कहने चाहिए 11वीं के सिलेबस में आ गए हैं। और ये कहने चाहिए सब ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव के शरीर में पाए जाने वाले ये सब तंत्र हैं। ये कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं में अब केवल कहना चाहिए एक ही तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, और अधिकांश तंत्र कहना चाहिए 11वीं में है। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको कहना चाहिए सभी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका अध्ययन करना चाहिए, और कहना चाहिए इसका आप विस्तृत अध्ययन करिए, क्योंकि कहना चाहिए हमारे शरीर का ये आधार है। ये हमारे शरीर का क्या है, ये आधार है। जो कहना चाहिए नीट क्लियर करने के बाद जब MBBS करने जाते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का ही कहना चाहिए प्रथम ईयर में अध्ययन करते हैं, क्योंकि कहना चाहिए कोई भी जो डिसीज़ होते हैं तो ये सभी कहना चाहिए तंत्र से ही क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र के रोग होते हैं, श्वसन तंत्र के रोग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के रोग होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट है, आर्टरी है, वेन है, पेसमेकर है, इनसे संबंधित रोग होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड रोग होते हैं। स्केलेटल सिस्टम अस्थि विज्ञान, इससे रोग होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होते हैं। क्लियर? तो कहना चाहिए आप लोगों को जो बायो लेकर कहना चाहिए पढ़ रहे हैं उनको विशेष रूप से इस पर अधिक से अधिक नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो गणित के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कहना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो यदि आप कहना चाहिए बायोलॉजी लेकर अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कहना चाहिए अधिकाधिक जानकारी इसमें रखना चाहिए। क्लियर? तो शुरू करते हैं। इसमें से कहना चाहिए हम लोग 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन है उसका हम लोग कल अध्ययन कर लिए थे, मतलब पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग 6 क्वेश्चन से जाते हैं। क्लियर? एक बार पुनः कहना चाहिए, एक नज़र देख लेते हैं। लार ग्रंथि किसका सेक्रेशन करती है? तो लार ग्रंथि कहना चाहिए लार रस का सेक्रेशन करती है, पिछली वीडियो में बताया था। और जो लार रस होती है या लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये कहना चाहिए पेरोटिड, और ये है सब मैक्सिलरी, और ये है सब लिंगुअल। क्लियर? जो पेरोटिड होती है वो कान के नीचे पाई जाती है, और इनसे स्त्रावित होने वाले रस को हम लोग क्या बोलते हैं? लार रस कहते हैं। क्लियर? ये कहना चाहिए दुर्बल अम्लीय माध्यम में कहना चाहिए क्रिया करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से आप लोग 2 एंजाइम याद रख लेंगे। एक होता है टाइलिन या एमाइलेज, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्लियर? उसके बाद है अमाशय में HCl का सेक्रेशन करने वाले सेल्स का नाम बताइए। तो अमाशय में कहना चाहिए HCl का कहना चाहिए सेक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल्स से होते हैं, लेकिन अमाशय में कई और सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक विशिष्ट होता है पेप्टिक सेल्स, जिनका दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल्स, तीसरा नाम होता है चिप सेल्स, और चौथा नाम होता है सेंट्रल सेल्स। यही कहना चाहिए पेप्सिन और रेनिन को निष्क्रिय अवस्था में क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में, और रेनिन प्रोरेनिन के रूप में। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज का भी क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। दूसरी सेल्स होती है आर्जेंटाफिन सेल्स। ये कहना चाहिए सीरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या करती है? सेक्रेशन करती है, जो कहना चाहिए ब्लड वेसिल को एक संकुचित करती है, और ये क्या करती है? फैलाने का कार्य करती है। क्लियर? और जो HCl होते हैं इनका सेक्रेशन कहना चाहिए ऑक्जेंटिक सेल्स से होती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए
HCl का यहाँ पर 5 कार्य है। आप लोग 5 कार्य को विशेष रूप से याद रख लेंगे। क्लियर। अगली क्वेश्चन है अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो यहाँ पर कहना चाहिए ये प्रथम है, ये कहना चाहिए लार रस में पाए जाने वाली एंजाइम है जो कि बगल कैविटी में कार्य या फिर क्रिया स्थल होती है। और ये कहना चाहिए स्टमक में पाए जाने वाली एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये कहना चाहिए पेनक्रियास, जो पेनक्रियास होती है उनके जूस में पाए जाने वाले एंजाइम होती है। लेकिन ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पर आकर कार्य करती है? डिओडिनम में आकर कार्य करती है। क्लियर। जैसे कि पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। और उसके बाद ये जो 2 है ये कहना चाहिए इलियम में पाई जाती है। क्लियर। क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो इरेप्सिन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाली एंजाइम। इंटरस्टिशियल लाइपेज बची हुई वसा का डाइजेशन। न्यूक्लियोटाइडेस न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन। सुक्रेस, माल्टेस, लेक्टेस, ये कहना चाहिए सुक्रोस, माल्टोस, लेक्टोस का क्या करती है? ये डाइजेशन करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन है। इनमें जो जूस बनती है उसको अग्नाशयी रस कहा जाता है, पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। इनमें कहना चाहिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज होती है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होती है और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन कहना चाहिए प्रोटीन का डाइजेशन करती है, जबकि एमाइलेज स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का, जबकि लाइपेज वसा का। ठीक है जी। तो इस चित्र को आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। क्लियर। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होती है पेनक्रियास से तो उत्पत्ति होती है, लेकिन ये कहना चाहिए पेनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से डिओडिनम में आती है। और राइट साइड से कहना चाहिए बाइल जूस आती है, बाइल जूस कहना चाहिए लीवर से आती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ भोजन का पूर्ण पाचन कहना चाहिए इलियम में कंप्लीट हो जाती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होती है, क्योंकि छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट होती है डिओडिनम, जेजनम, इलियम, इलियम में कहना चाहिए पूर्ण पाचन होती है। तो यहाँ पर आप सभी एंजाइम का नाम याद रख लेंगे। एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सुक्रेस, माल्टेस, लेक्टेस, ये सब कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, न्यूक्लियोटाइडेस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन। एक और होती है जिसको कहा जाता है इरेप्सिन, यहाँ पर नहीं लिखा गया है इरेप्सिन। इरेप्सिन कहना चाहिए प्रोटीन का कंप्लीट पाचन करती है। और प्रोटीन किस में टूट जाती है? अमीनो एसिड में कंप्लीट टूट जाती है। क्लियर। इसके बाद कहना चाहिए जो पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अपनी आहार नाल की दीवार द्वारा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। और अवशोषित होने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन करते करते कहाँ पहुँच जाती है? सेल्स। और सेल्स है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है। क्लियर। और जो सेल्स होती है मान लो कहना चाहिए ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कहना चाहिए क्या पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लूकोज। और श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए नाइस्ट्रिल्स से क्या प्रवेश करती है? ऑक्सीजन प्रवेश करती है। ये नाइस्ट्रिल्स से होते हुए नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए कहना चाहिए ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक और एयर सैक। एयर सैक की सहायता से कहना चाहिए किस में चली जाती है? ये ब्लड में चली जाती है। ठीक है। ब्लड में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और HbO2 बना लेती है। और ये कहना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन करते करते ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है? कोशिका में पहुँच जाती है। कोशिका के कहाँ पहुँच जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से क्या है? इसमें ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज का कहना चाहिए ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। और अंत में कहना चाहिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है? निर्माण होती है। क्लियर। यदि कहना चाहिए ग्लूकोज के एक अणु का, ग्लूकोज के एक अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज के एक अणु से कहना चाहिए 38 ATP की उत्पत्ति होती है।
कितनी एटीपी की उत्पत्ति होती है? 38 एटीपी की। और 38 एटीपी से कहना चाहिए लगभग 776 के आसपास कहना चाहिए किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? निर्माण होती है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए भोजन का क्या हो गया? कंप्लीट पाचन हो गया। क्लियर? यहाँ तक तो अध्ययन हम लोग पिछली वीडियो में ही कर लिए थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं आगे से। क्लियर? अमाशय और आंत मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी अध्ययन करने पर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी अध्ययन करने पर इसमें पाए जाने वाले लेयर का नाम बताइए। मतलब कौन कौन से जो लेयर होती है, कौन कौन से जो स्तर होते हैं, उनका नाम बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर जो स्तर होती है, जो लेयर होती है, मुख्य रूप से कहना चाहिए 4 ही लेयर होती है। और जो 4 लेयर होती है उसको आपको मैं सुविधा की दृष्टि से मैं यहाँ पर क्रम से दे दिया हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ से नीट से तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन लेयर का नाम नहीं पूछते हैं, उस लेयर का क्रम पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। तो सबसे आउटर लेयर क्या होती है? सीरोसा। उसके बाद क्या होती है? मस्कुलेरिस। उसके बाद क्या होती है? सब म्यूकोसा। और उसके बाद क्या होती है? म्यूकोसा। इस क्रम को आप लोग याद रख लेंगे। क्लियर? यहाँ पर भी मैं सुविधा की दृष्टि से लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। क्लियर? ये जो लेयर है केवल स्टमक और इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती है। यदि आप कहना चाहिए ईसोफेगस का भी आप कहना चाहिए हिस्टोलॉजी अध्ययन करेंगे, टीएस अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी कहना चाहिए यही 4 लेयर पाई जाती है और इसी क्रम में पाई जाती है। क्लियर? तो इसको आप ईसोफेगस में भी याद रख लेंगे, स्टमक में भी याद रख लेंगे और इंटेस्टाइन में भी याद रख लेंगे। ये तीनों के लिए कहना चाहिए ये लेयर का क्रम क्या होगा? लागू होगा। क्लियर? और ये कहना चाहिए जो एक गोबलेट सेल से दिख रहा है, ये गोबलेट सेल से कहना चाहिए तीनों में पाई जाती है। मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन और ईसोफेगस तीनों का हम लोग हिस्टोलॉजी देखेंगे तो तीनों में ही क्या पाई जाती है? गोबलेट सेल से पाई जाती है। ये मुख्य रूप से कहना चाहिए किनका सेक्रेशन करती है? ये म्यूसिन या म्यूकस का क्या करती है? सेक्रेशन का कार्य करती है। क्लियर? चूँकि कहना चाहिए स्टमक का टीएस है तो इसमें आप विशेष रूप से याद रख लेंगे स्टमक में कहना चाहिए पेप्टिक सेल से पाई जाती है। क्या सेल से पाई जाती है? पेप्टिक सेल से, जिसको कहना चाहिए जाइमोजेनिक सेल से कहते हैं या फिर चिप सेल से कहते हैं या फिर सेंट्रल सेल से भी कहते हैं। 4 कहना चाहिए इसका नाम होते हैं। यही सेल्स ऐसे होते हैं जो कहना चाहिए पेप्सिन और रेनिन को निष्क्रिय अवस्था में क्या करती है? सेक्रेशन करती है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्लियर? दूसरा याद रख लेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स। ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ये कहना चाहिए HCl का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है जी। इसी कारण कहना चाहिए आमाशय में भोजन का जो माध्यम होता है डाइजेशन का वो क्या हो जाती है? HCl के कारण प्रबल अम्लीय मतलब pH लगभग 2-3 के आसपास हो जाती है। क्लियर? आमाशय में ही कहना चाहिए आर्जेंटाफिन सेल से पाई जाती है। आमाशय में ही क्या पाई जाती है? आर्जेंटाफिन सेल से पाई जाती है, जो कहना चाहिए हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सिर्फ डिओडिनम में पाई जाती है, सिर्फ डिओडिनम में पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि डिओडिनम क्या होता है। तो डिओडिनम क्या होता है? छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है। छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है। जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। डिओडिनम, जेजनम, इलियम। डिओडिनम, जेजनम, इलियम। तो डिओडिनम की कहना चाहिए कई विशेषता होती है। ये देखा जाता है जो डिओडिनम होता है उसमें कहना चाहिए ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड याद रख लेंगे सिर्फ डिओडिनम में पाई जाती है, जेजनम और इलियम में नहीं पाई जाती है। आगे कहना चाहिए एक और क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर आपका फंडामेंटल और क्लियर हो जाएगा। ये जो डिओडिनम होती है केवल डिओडिनम में कहना चाहिए ब्रूनर ग्लैंड से पाई जाती है और दूसरे में कहना चाहिए नहीं पाई जाती है। ये जो गोबलेट सेल से होती है ये तो कहना चाहिए ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन तीनों में पाई जाती है। और ये जो विलाई होते हैं ये तो पूरी इंटेस्टाइन में पाई जाती है। मतलब छोटी आंत के तीनों पार्ट्स में पाई जाती है और भोजन के अवशोषण क्षेत्र को क्या करती है?
बढ़ाने का कार्य करती है। इनका भी एक क्वेश्चन आगे मिलेगा। क्लियर। तो सिर्फ डिओडिनम में क्या पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है, और ये विलाई तो कहना चाहिए तीनों पार्ट्स में पाई जाती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है पेयर्स पेचेस कहाँ पाए जाते हैं। पेयर्स पेचेस को माना जाता है ये सिर्फ इलियम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इलियम में। जेजनम में नहीं पाई जाती है, स्टमक में नहीं पाई जाती है, डिओडिनम में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है इसका उल्लेख पुस्तकों में नहीं होता है, लेकिन जो टेबल दिया रहता है जिसमें पेयर्स पेचेस को सिर्फ कहना चाहिए इलियम में प्रदर्शित किया जाता है, और जेजनम में लिख दिया जाता है कि इसमें अब्सेंट होती है, लेकिन डिओडिनम में डैश लिख दिया जाता है, मतलब उसमें है कि नहीं ये इनका उल्लेख नहीं होता है। लेकिन आप इतना याद रख लीजिए, ये जो पेयर्स पेचेस होते हैं ये कहना चाहिए इलियम में पाई जाती है, और ये कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहना चाहिए लिम्फोसाइट्स का सेक्रेशन करते हैं। किसका सेक्रेशन करते हैं, लिम्फोसाइट्स का सेक्रेशन करते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं आगे चलकर कहना चाहिए बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स कहना चाहिए बोन मेरो में प्रवेश करते हैं, वो आगे चलकर बी सेल्स बनाते हैं, और जो थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश करते हैं वो आगे चलकर टी सेल्स बनाते हैं। तो पेयर्स पेचेस बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं जो कि कहना चाहिए इलियम में पाई जाती है। क्लियर। और ये आगे चलकर एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे, मतलब लिम्फोसाइट्स का निर्माण करेंगे, जो शरीर की कहना चाहिए इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विलाई का मुख्य कार्य है। विलाई का मुख्य कार्य है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। विलाई का मुख्य कार्य होता है भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। क्लियर। ये जो विलाई होते हैं ये कहना चाहिए छोटी आंत के तीनों पार्ट्स में पाई जाती है, मतलब डिओडिनम, जेजनम, इलियम तीनों ही पार्ट्स में ये पाई जाती है। क्लियर। और ये कहना चाहिए छोटी आंत में पाई जाती है, और ये कहना चाहिए अंगुली के समान छोटे छोटे उभार होते हैं। जो छोटी आंत होती है उनमें अंगुली के समान जो छोटी छोटी उभार पाई जाती है, उस छोटी छोटी उभार को ही क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और ये कहना चाहिए अंदर के सतह के क्षेत्रफल को, छोटी आंत के अंदर के सतह के क्षेत्रफल को कहना चाहिए 8 से 10 गुना क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। इसी कारण ये देखा जाता है, या फिर हम लोग कई बार मनन करते हैं, हमारा जो आहार नाल होता है बहुत पतली है छोटी आंत, ठीक है, लेकिन बहुत छोटी है, उसके बावजूद कहना चाहिए कई व्यक्ति बहुत अधिक कहना चाहिए भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो कहना चाहिए आहार नाल एक छोटी सी है, तो इतने कहना चाहिए भोजन को कैसे ग्रहण कर लेता है। तो उसका कारण क्या होता है कि छोटी आंत में विलाई पाई जाती है। छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, जिसमें कहना चाहिए भोजन के अवशोषण सतह को 8 से 10 गुना बढ़ाने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। क्लियर। और इसमें कहना चाहिए लेक्टियल्स प्रेजेंट होती है। इसको भी एक बार क्वेश्चन में आया था नीट में ही। लेक्टियल्स किस में प्रेजेंट होती है, लेक्टियल्स कहना चाहिए विलाई में प्रेजेंट होती है, और ये सेंट्रल लिप डक्ट है, केंद्रीय लसिका वाहिनी है जो वसा का क्या करती है, संश्लेषण करती है। लेक्टियल्स विलाई में पाई जाती है, और ये सेंट्रल लिप डक्ट है, मतलब केंद्रीय लसिका वाहिनी है जो कहना चाहिए वसा का क्या कर सकती है, संश्लेषण कर सकती है। क्लियर। ये कहना चाहिए विलाई का नामांकित चित्र है, इसको भी देख लेंगे। ये कहना चाहिए छोटी आंत के अंदर का चित्र है जिसमें विलाई पाई जाती है, और ये भोजन के अवशोषण जो क्षेत्र होती है उसको 8 से 10 गुना क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। क्लियर। ये अधिकांशतः ये मुख्यतः कहना चाहिए छोटी आंत में ही पाई जाती है, ईसोफेगस में नहीं पाई जाती है, जनरली तौर पर स्टोमक में भी कहना चाहिए नहीं पाई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टस ऑफ लिवर कून किसका सेक्रेशन करता है या करती है। क्लियर। इस इमेज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमेज है। क्लियर। इसको मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक टेबल में बना दिया हूँ।
पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग। तो इसको कहना चाहिए मुख्यतः हम लोग 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है जी, यह होता है डिओडिनम, यह होता है जेजनम और यह होता है इलियम। क्लियर। यहाँ पर कुछ आर्गन देखिए किस में प्रेजेंट है और किस में अब्सेंट है। क्लियर। पहले एक मैं क्वेश्चन बताया था अभी जस्ट, ब्रूनर ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है। तो ब्रूनर ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है, डिओडिनम में प्रेजेंट होती है, जबकि जेजनम में अब्सेंट, इलियम में अब्सेंट। क्लियर। उसके बाद है पेयर्स ऑफ पेचेस, ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं, ये किस में प्रेजेंट होती है, इलियम में प्रेजेंट, जेजनम में अब्सेंट। इसमें प्रेजेंट होती है कि नहीं होती, इनका उल्लेख नहीं होता है, तो ऐसे डेस है। क्लियर। उसके बाद है क्रिप्टस ऑफ लिवर कून, इसमें क्या होती है, प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, प्रेजेंट। जो आंतरिक ग्रंथि होती है, जो आंतरिक रस का सेक्रेशन करती है, इसको कहने चाहिए इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और इंग्लिश में क्रिप्टस ऑफ लिवर कून। ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टस ऑफ लिवर कून कुछ दूसरा आर्गन है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आर्गन नहीं है। जो आंतरिक ग्रंथि होती है उसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिप्टस ऑफ लिवर कून, और ये कहना चाहिए आंतरिक रस का सेक्रेशन करते हैं, और उसी में कहना चाहिए एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर। ये जो क्रिप्टस ऑफ लिवर कून होते हैं, ये जो आंतरिक ग्रंथि होते हैं, ये भी कहना चाहिए जेजुनम में क्या होती है, अब्सेंट होती है। मतलब कई आर्गन इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। केवल कहना चाहिए जो विलाई होती है ये तीनों में प्रेजेंट होती है, डिओडिनम, जेजनम, इलियम। तो कहना चाहिए जेजनम में विलाई प्रेजेंट होती है और अधिकांश आर्गन क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर। आगे है हार्मोन का सेक्रेशन। हार्मोन का सेक्रेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, आगे इसमें क्वेश्चन मिलेगा। हार्मोन का सेक्रेशन कहना चाहिए डिओडिनम से होती है। कहाँ से होती है, डिओडिनम से। जो इंटेस्टाइन का कहना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट सा होता है, जैसे ही भोजन डाइजेशन होते होते पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, और स्टमक के बाद जैसे ही डिओडिनम में पहुंचती है, तो डिओडिनम में कहना चाहिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उत्तेजित हो जाती है, और 6 प्रकार के हार्मोन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है। तो हार्मोन का निर्माण किससे होगा, डिओडिनम से होगा, लेकिन हार्मोन का निर्माण कहना चाहिए जेजनम में नहीं होती है और इलियम में नहीं होती है। इनका एक आगे क्वेश्चन मिलेगा 6 हार्मोन का नाम। क्लियर। गोबलेट सेल्स ये कहना चाहिए तीनों में प्रेजेंट होती है, डिओडिनम, जेजनम, इलियम तीनों में प्रेजेंट होती है, और ये कहना चाहिए म्यूसिन का क्या करती है ये, या म्यूकस का क्या करती है, ये सेक्रेशन करती है। ये जो गोबलेट सेल्स होते हैं ये इसोफेगस और स्टमक में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्रिप्टस ऑफ लिवर कून किसका सेक्रेशन करती है या फिर करता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए क्रिप्टस ऑफ लिवर कून मतलब आंतरिक ग्रंथि है, तो आंतरिक रस का क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केवल आपको एक नाम मात्रा है, यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या है, आपको विस्तृत अध्ययन कराना। जो मूलतः कहना चाहिए 11वीं 12वीं के स्टूडेंट होते हैं वो इतना कहना चाहिए डिटेल अध्ययन नहीं करते हैं। जनरली तौर पर यह देखा जाता है जो उनके जो शिक्षक होते हैं वो भी कहना चाहिए छोटी आंत बड़ी आंत। छोटी आंत कहना चाहिए 3 पार्ट्स में बटी होती है, डिओडिनम, जेजनम, इलियम, इतना पढ़ा देते हैं। बड़ी आंत को केवल कहना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं। कई टीचर होते हैं जो इसको कोलन कहते हैं, ये भी नहीं बताते हैं। ठीक है। और ये कोलन कहना चाहिए आगे चलकर 3-4 भागों में विभाजित होती है, ये भी नहीं बताते हैं। शॉर्टकट पढ़ाते हैं और अपना कोर्स क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स को विस्तृत अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि कहना चाहिए प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक क्लास में 10%, 20%, 50% कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही कहना चाहिए सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदी होते हैं, जो आगे कहना चाहिए बढ़ना चाहते हैं, आगे चलकर नीट के एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, IAS, IPS मतलब ऊंचे पदों में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कहना चाहिए 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में गाइडेंस नहीं मिल पाता है। उनको कहना चाहिए जैसा उनको कहना चाहिए
मार्गदर्शन मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। इसी कारण कहना चाहिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो सीधे 12वीं के बाद कहाँ चले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, क्योंकि कहना चाहिए वहाँ पर उनको मार्गदर्शन भी मिलता है और एजुकेशन भी मिलता है, लेकिन उसके बदले उस स्टूडेंट्स को बहुत अधिक पैसे का कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो खर्च है, वो क्या है, वो खर्च है। यदि कहना चाहिए टीचर उनको बारीक से बारीक 11वीं 12वीं में ही अध्ययन करा देते हैं, ठीक है, और उनको कोई अच्छे से बुक का नाम बता देते हैं, जैसे कि आप नीट का तैयारी करना चाहते हैं, IIT का तैयारी करना चाहते हैं, हाँ तो NCERT का बुक पढ़िए। कुछ कहना चाहिए नीट कंपटीशन बुक का नाम बता देते, कुछ अच्छे लेखकों का नाम बता देते, तो स्टूडेंट कहना चाहिए घर में ही कहना चाहिए बुक का अध्ययन करके बिना कोचिंग के ही कहना चाहिए नीट क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। मतलब कोचिंग करना कोई अति आवश्यक नहीं है। उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उनको वैसे शिक्षक नहीं मिलता है। इनके कारण कहना चाहिए जो स्टूडेंट्स होते हैं सीधे कहाँ चले जाते हैं, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, पुणे, कोटा, दिल्ली, यहाँ जाकर कहना चाहिए पैसे देकर एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए आप इमेज की सहायता से तीनों में आप क्लियर कर लीजिए, इसमें से कहना चाहिए क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्लियर? वर्तमान में कहना चाहिए जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मैं ये देखा हूँ कि बहुत टीचर ऐसे होते हैं, व्याख्याता होते हैं, वो अपने विषय का ही कहना चाहिए नीट में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल 15 साल में उसको आज तक नहीं देखते हैं। व्यापम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, PSC में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, नेट में, सेट में, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने विषय का ही क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। उनका मूल मकसद ये होता है कि हमको 11वीं 12वीं को पढ़ाना है और बच्चों को रटवाना है और अधिक से अधिक नंबर लाना है, यही उनका मूल उद्देश्य होता है। क्लियर? तो वास्तव में कहना चाहिए शिक्षक गुरु होता है, शिक्षक को स्वयं अध्ययन करना चाहिए, रेफरेंस बुक का अध्ययन करना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक नॉलेज देना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग कहना चाहिए ब्रूनर ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है, पेयर्स पैचेस किस में प्रेजेंट होती है, विलाई किस में प्रेजेंट होती है, क्रिप्टस ऑफ लिवरकुन किस में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, इनको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। हार्मोन का सेक्रेशन किससे होता है, गोबलेट सेल्स किस में पाई जाती है और ये किसका सेक्रेशन करती है, इन सब को आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग से हार्मोन का निर्माण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके जस्ट आप लोग को मैं ऊपर में बताया हूँ कि कहना चाहिए 6 प्रकार के हार्मोन का निर्माण किससे होता है, तो वास्तव में कहना चाहिए डिओडिनम से होता है। ठीक है जी, इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। जठर रस से सना हुआ, जठर मतलब आमाशय, जठर मतलब गैस्ट्रिक जूस, ठीक है जी, गैस्ट्रिक जूस से सना हुआ काइम, काइम मतलब भोजन है। अमाशय में जो कहना चाहिए आंशिक रूप से पचे हुए जो भोजन होते हैं, अमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए जो भोजन होते हैं उसी को कहना चाहिए काइम कहा जाता है या फिर चाइम। इंग्लिश में लिखते समय इसको चाइम लिखते हैं और हिंदी में पढ़ते समय इसको काइम कहते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आगे इसी में। तो गैस्ट्रिक जूस से सना हुआ भोजन या फिर चाइम या फिर काइम जब कहना चाहिए ग्रहणी में पहुंचती है, मतलब डिओडिनम में पहुंचती है, तो इनमें पाई जाने वाली जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होकर कहना चाहिए 6 प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के हार्मोन का नाम आपको याद करना है। क्लियर? इसमें से पहले कहना चाहिए आप लोग 4 हार्मोन का नाम याद कीजिए। पहला है सिक्रेटिन, सेकंड है पेनक्रियोजाइमिन, तीसरा है हिपेटोक्रिनिन और चौथा है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये पहले 4 का नाम याद करिए, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन, हिपेटोक्रिनिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। इन सब का सेक्रेशन कहना चाहिए डिओडिनम के म्यूकस ग्लैंड्स से होता है। क्लियर? लेकिन इनका कार्य देखिए, पहला का कार्य देखिए सिक्रेटिन का,
ये पेनक्रियास को, क्योंकि डिओडिनम के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होती है, पेनक्रियास होती है, और पेनक्रियास से किस जूस का सेक्रेशन होता है, पेनक्रिएटिक जूस, आग्नाशयी रस का। उस आग्नाशयी रस में क्या होती है, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक लाइपेज और पेनक्रिएटिक एमाइलेज। 4 प्रकार के एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस में पाई जाती है। क्लियर। तो ये जो सिक्रेटिन नामक जो हार्मोन होती है, ये कहना चाहिए पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करती है। क्लियर। जो पहला कहना चाहिए जो हार्मोन है, ये कहना चाहिए पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेशन के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। मतलब उत्तेजित इस कारण कर रही है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में पेनक्रिएटिक जूस का क्या करो, सेक्रेशन करो, ताकि डाइजेशन अधिक हो। यदि इनका सेक्रेशन नहीं होगा तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन या एमाइलेज का सेक्रेशन नहीं होगा और भोजन का पाचन नहीं होगा। क्लियर। सेकंड याद रख लेंगे पेनक्रियोजाइमिन, इनका भी कार्य पहले के ही समान है। ये भी कहना चाहिए पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। दोनों का एक ही कार्य है, नाम अलग अलग है। सिक्रेटिन प्रथम हार्मोन है, सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन नाम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कार्य एक समान है। मतलब पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। क्लियर। तीसरा याद रख लीजिए हिपेटोक्रिनिन। हिपेटो मतलब होता है लीवर, क्योंकि लीवर को हम लोग विज्ञान शब्द में बोलते हैं हिपेटिक, और जो रोग होता है उसको हिपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस। तो यहाँ पर हार्मोन का नाम क्या है, हिपेटोक्रिनिन। मतलब ये लीवर को बाइल जूस सेक्रेशन के लिए क्या करती है, ये उत्तेजित करती है। क्योंकि हमको पहले से पता है लीवर में कौन सी जूस का सेक्रेशन होती है, बाइल जूस, पित्त रस। तो ये हिपेटोक्रिनिन नामक जो हार्मोन है लीवर को, यकृत को बाइल जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। क्लियर। चौथे हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये गाल ब्लैडर को संकुचित करती है। ये कहना चाहिए उत्तेजित नहीं करती है, ये गाल ब्लैडर को संकुचित करती है। तो ये उत्तेजित क्यों नहीं करती है, संकुचित क्यों करती है, क्योंकि कहना चाहिए लीवर से जो बाइल जूस बने हैं, लीवर में जो बाइल जूस बने हैं उनको कहना चाहिए नीचे की तरफ आना है, तो गाल ब्लैडर को क्या होना पड़ेगा, संकुचित होना पड़ेगा, क्योंकि लीवर के अंदर ही कहना चाहिए गाल ब्लैडर पाई जाती है। तो ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन नामक जो हार्मोन होती है वो गाल ब्लैडर को क्या करती है, संकुचित करती है, जिससे बाइल जूस कहना चाहिए बाइल डक्ट की सहायता से नीचे आ सके, मतलब डिओडिनम में आ सके। क्लियर। ये बाइल जूस कहना चाहिए वसा का क्या करती है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड कर देती है, जिससे वसा का आगे चलकर क्या होती है, पाचन होती है। और बाइल जूस में कहना चाहिए बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता भी पाई जाती है। क्लियर। तो ये 4 हार्मोन का नाम आप लोग विशेष रूप से पहले याद करिए, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन, हिपेटोक्रिनिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। क्लियर। उसके बाद आप लोग 2 हार्मोन और याद रख लिए, एक है गेस्ट्रिन और एक है एंटीरोगेस्ट्रिन। इनका संबंध अमाशय से है, इनका संबंध जठर से है। जठर मतलब गैस्ट्रिक। तो गेस्ट्रिन क्या कार्य करता है, गैस्ट्रिक को गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करती है। क्लियर। ये जो स्टमक होती है जिसको हम लोग कहना चाहिए गैस्ट्रिक कहते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। और जो 6 है एंटीरोगेस्ट्रोन, ये कहना चाहिए 5th के जस्ट उल्टे कार्य करती है। ये स्टमक को गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है, ये रोकती है। जो गैस्ट्रिन है वो उत्तेजित करती है गैस्ट्रिक जूस के लिए, और ये उसको क्या करती है, ये रोकती है। क्लियर। ये जो 6 हार्मोन है इसको आप लोग याद रख लीजिए।
और ये कहना चाहिए किसको उत्तेजित करती है और किस जूस के लिए उत्तेजित करती है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर। जनरली तौर पर कहना चाहिए जो हार्मोन होते हैं उनका अध्ययन हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में करते हैं, लेकिन कहना चाहिए डिओडिनम का जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर भी कहना चाहिए 6 प्रकार के हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। क्लियर। यदि कहना चाहिए हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हो पाएगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहना चाहिए इन जूस में ही क्या पाई जाती है, सभी एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, आहार नाल के किस भाग से 6 हार्मोन का निर्माण होता है? तो उत्तर क्या है यहाँ पर, इंटेस्टाइन। ईसोफेगस गलत, स्टमक गलत। क्लियर। आगे चलते हैं। जंतुओं में पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं? जंतुओं में पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जंतु में पोषण कहना चाहिए कई प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर नाम से क्लियर है, देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। क्लियर। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। ओमनीवोरस सर्वाहारी मतलब जो दोनों होते हैं, जैसे कि मानव है, बिल्ली है, ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी दोनों होते हैं, उसको ओमनीवोरस कहा जाता है, हिंदी में सर्वाहारी कहा जाता है। क्लियर। इंसेक्टिवोरस, जो एनिमल कहना चाहिए छोटे छोटे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। उदाहरण याद रख लेंगे, फ्रॉग को। क्लियर। सेंग्विवोरस, ऐसा एनिमल जो कहना चाहिए ब्लड को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर ब्लड चूसने का कार्य करते हैं, उसको सेंग्विवोरस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहिए लीच होती है, मच्छर होती है, बेड बग होती है, जूं होती है, ये सब कहना चाहिए सेंग्विवोरस होते हैं। क्लियर। उसके बाद है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर के अंतर्गत कहना चाहिए कुछ ऐसे पक्षी या फिर कुछ ऐसे एनिमल से आते हैं जो कहना चाहिए जो कंज्यूमर होते हैं उनकी डेथ के बाद, जो कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता होते हैं, मतलब एनिमल होते हैं, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, चाहे टॉप कंज्यूमर हो, इनके डेथ होने के बाद कहना चाहिए इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और प्राकृतिक रूप से कहना चाहिए वहाँ के स्थान को ये क्या करते हैं, ये साफ सफाई का कार्य करते हैं। अतः इनको क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर। इसके अंतर्गत कहना चाहिए कौवा है, गीद है, चील है, बाज है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आगे प्रकार है कोप्रोफेगस। आगे प्रकार है कोप्रोफेगस। इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कहना चाहिए अपने मल को स्वयं कहना चाहिए पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं। क्लियर। इसके अंतर्गत कहना चाहिए रैबिट है। उसके बाद है लार्वीओरस। लार्वीओरस का अर्थ होता है ऐसे एनिमल में पोषण जो कहना चाहिए लार्वा को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पर कहना चाहिए गेम्बूस या फिश है जो कहना चाहिए कीटों के लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को कहना चाहिए भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी कारण कहना चाहिए जो गेम्बूस या फिश होती है उसको कई बार कहना चाहिए इनका पालन किया जाता है, क्योंकि कहना चाहिए ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है जी, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में कीटों को क्या कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूगीओरस। फ्रूगीओरस मतलब ऐसे एनिमल जो कहना चाहिए फल को कहना चाहिए भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत कहना चाहिए कुछ बर्ड्स होती है जैसे कि तोता है, गिलहरी है, चमगादड़ है, ये सब कहना चाहिए फ्रूगीओरस होते हैं। फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर के अंतर्गत कहना चाहिए एक प्रोटोजोआ का जंतु है जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम कहना चाहिए फिल्टर फीडर होते हैं। और मोलस्का का एक कहना चाहिए एनिमल्स होते हैं यूनियो, जिनको कहना चाहिए सीपी भी कहा जाता है। इनमें कहना चाहिए किस प्रकार का पोषण होता है, फिल्टर फीडर होता है। ये तो कहना चाहिए जंतुओं में पोषण के प्रकार है, जंतुओं में पोषण के प्रकार है। यदि कहना चाहिए हम लोग सामान्य रूप से जो पोषण होती है, सामान्य रूप से जो न्यूट्रिशन होती है, यदि उसको हम लोग 2 प्रकारों में विभाजित करेंगे तब उनको इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स।
ठीक है जी। यह होता है स्वयंपोषी, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये भी आगे चलकर कहना चाहिए 2-3 प्रकार का हो सकता है। जैसे एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कुछ रसायनों की सहायता से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया कुछ रसायन की सहायता से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। और सेकंड होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। क्लियर। हेट्रोट्रॉफ्स, इसके अंतर्गत कहना चाहिए 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, सिम्बायोसिस हो सकते हैं। ये सब कहना चाहिए पोषण के प्रकार है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जंतुओं में पोषण के प्रकार। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था जो जंतु होते हैं उनमें भोजन का प्रकार कैसे होता है, तो इन सब को कहना चाहिए होलोजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सब को होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है जी। जो एनिमल होती है उसमें पोषण का प्रकार कैसे होता है? होलोजोइक, मतलब जो एनिमल होते हैं भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं, भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं, जिसके कारण कहना चाहिए चाहे पैरामीशियम हो, चाहे लीच हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मैमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फिश हो, इन सब में कहना चाहिए भोजन ग्रहण करने की विधि या फिर प्रकार क्या कहलाती है? होलोजोइक कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स को कितने प्रकारों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है? तो जनरली तौर पर कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, सेकंड होता है डाइसेकेराइड और थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। क्लियर। मोनोसेकेराइड मतलब होता है सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। और डाइसेकेराइड मतलब होता है जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु, जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? डाइसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड के कहना चाहिए बहुत अधिक अणु आपस में मिलते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड। क्लियर। मोनोसेकेराइड सबसे छोटा कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का केवल एक ही अणु होता है। उदाहरण याद रख लेंगे, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोस है, गैलेक्टोस है। फ्रुक्टोज कहना चाहिए फ्रूट में पाई जाती है, फल में पाई जाती है। गैलेक्टोज किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। क्लियर। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं, मतलब 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तब डाइसेकेराइड बनाते हैं। तो डाइसेकेराइड को उदाहरण याद रख लेंगे, सुक्रोज, माल्टोस, लेक्टोस। सुक्रोज, माल्टोस, लेक्टोस। सुक्रोज किससे बनता है उसको याद रख लेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोस मिलकर। माल्टोस किससे बनते हैं? 2 ग्लूकोज मिलकर। लेक्टोस जो दूध में पाई जाती है ये किससे बनती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोस से। क्लियर। पॉलीसेकेराइड जब कहना चाहिए मोनोसेकेराइड के 100 से अधिक अणु आपस में मिलते हैं, मोनोसेकेराइड के 100 से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसके अंतर्गत उदाहरण याद रख लेंगे, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, हिपेरिन, काइटिन, इनुलिन, पेक्टिन, ये सब क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ये सबसे बड़े अणु होते हैं। ग्लाइकोजन इनको जंतु स्टार्च कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है हमारे शरीर में? जंतु स्टार्च। और पौधे के स्टार्च कहना चाहिए स्टार्च चाहिए, क्योंकि पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाई जाती है? स्टार्च के रूप में पाई जाती है। सेल्यूलोज ये भी कहना चाहिए पॉलीसेकेराइड होती है, ये पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। पौधे की पत्तियों में कहना चाहिए सेल्यूलोज पाई जाती है। और हम लोग कहना चाहिए सेल्यूलोज को पचाने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे आहार नाल में जो सीकम होते हैं, वर्मी फार्मा अपेंडिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अवशेषी आर्गन के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी एनिमल होते हैं, जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, बकरी होते हैं, हिरन होते हैं, इनमें कहना चाहिए शाकाहारी जो 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ये सक्रिय होते हैं, अतः वो सेल्यूलोज को क्या कर सकते हैं? वो डाइजेशन कर सकते हैं। जो दीमक होते हैं वो भी इसका क्या कर सकते हैं? डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। क्लियर।
उसके बाद हिप्पेरिन, हिप्पेरिन एक रासायनिक पदार्थ है, इनकी भी एक विशेषता होती है। ये हिप्पेरिन का सेक्रेशन कहना चाहिए लीवर या फिर मास्ट सेल से होता है, लीवर या फिर मास्ट सेल से होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो एक पॉलीसेकेराइड है, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है और शरीर के अंदर रक्त की थक्का जमने से क्या कर देती है, रोक देती है। हम लोग कभी नहीं सुने हैं कि शरीर के अंदर रक्त के क्या जम जाती है, थक्का जम जाती है, नहीं जमती है। रक्त जब शरीर से बाहर निकलती है तब कहना चाहिए रक्त की थक्का जमती है। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त की थक्का क्यों नहीं जमती है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ब्लड में क्या पाई जाती है, हिप्पेरिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाई जाती है। क्लियर। काइटिन, काइटिन भी कहना चाहिए एक रासायनिक पदार्थ है। काइटिन कहना चाहिए जो कीट होती है, जो इंसेक्ट होती है, उनकी शरीर के ऊपरी त्वचा में पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कोई भी कीट, कोई भी मच्छर, उनके शरीर की त्वचा क्या होती है, हार्ड होती है। तो वास्तव में उसमें क्या पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है। कीटों का शरीर किससे बनी होती है, काइटिन से। बिच्छू की शरीर किससे बनी होती है, मकड़ी का शरीर किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके सेल वॉल में भी क्या पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है। इसको भी कई बार पूछा गया है। क्लियर। ये जो इनुलिन होते हैं, ये पेक्टिन होते हैं, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है और ये भी एक क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था अगर क्या है, अगर कहना चाहिए ये एक पॉलीसेकेराइड है। ये भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो कहना चाहिए लाल शैवाल में पाई जाती है। जैसे कि शैवालों को जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर कहना चाहिए शैवाल अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें एक होते हैं लाल शैवाल। ठीक है जी। जो कहना चाहिए जेलिडियम होते हैं या लाल शैवाल नाम से फेमस है, उनमें कहना चाहिए अगर एक रासायनिक पदार्थ पाई जाती है जो एक क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मुख्यतः कहना चाहिए 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। क्लियर। जब केवल एक है तब मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो डाइसेकेराइड, जब बहुत अधिक मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब उसको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक और नाम आएगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है, ना तो यह मोनोसेकेराइड लग रहा है, ना डाइसेकेराइड लग रहा है, ना पॉलीसेकेराइड लग रहा है, एक अलग शब्द आ गया, ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड क्या है, जब केवल सिंगल है ग्लूकोज फ्रुक्टोज तब उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलती है तब डाइसेकेराइड, यदि 3 मिलेंगे तब ट्राइसेकेराइड, यदि 4 मिलेंगे तब टेट्रासेकेराइड, यदि 5 मिलेंगे तब पेंटासेकेराइड, यदि 6 मिलेंगे तो हेक्सा, यदि 7 मिलेंगे तब हेप्टा, यदि 8 मिलेंगे तब ऑक्टेन, यदि 9 मिलते हैं तब नोनेन, यदि 10 मिलते हैं तब डोकेन या डेकेन। क्लियर। तो कहना चाहिए 1 से लेकर 10 तक को व्यक्त करना है तो क्या लिखना है, उसके लिए 1 को आप मोनोसेकेराइड लिख दिए, 2 को आप डाइसेकेराइड लिख दीजिए। जब 10 से अधिक मिलते हैं तब उसको आप पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 आपस में मिलेंगे तब उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, उसके लिए शब्द उपयोग करेंगे ओलिगोसेकेराइड। उनके लिए उपयोग में हम लोग लाएंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मतलब सूक्ष्म या फिर अल्प होता है, मतलब अलग अलग आपको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक शब्द बोल दीजिए तब हो जाएगा वो ओलिगोसेकेराइड। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए जो थ्योरिकल है ऑब्जेक्टिव, उसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल